ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। That when a stone is dropped from certain height, it falls towards earth on its own due to attraction force। ऐसा होता है कि नहीं ऑफर, अगर यहाँ से पत्थर गिराओ तो अपने आप नीचे गिर जाता है। ऐसा ही कुछ न्यूटन ने भी देखा होगा कि उनके ऊपर पत्थर गिरा था। तो इसका मतलब क्या है कि when something is dropped, कुछ भी गिरा दिया जाए from certain height, किसी ऊंचाई से गिरा दिया जाए, then ये क्या करेगा बताओ। मान लीजिए जैसे ये अर्थ है और मैंने कोई चीज छोड़ दी, तो क्या इस पर एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा? वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ये अगर हमने नीचे छोड़ दी, अभी इसकी स्पीड कितनी है? सिर्फ छोड़ी तो है, हाथ से छोड़ा ही तो कोई स्पीड तो नहीं दी है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। जो भी फोर्स लगेगा, हमें पता नहीं अर्थ कितना लगाती हो, लेकिन क्या फोर्स ma के इक्वल होता है? ये बात जानते हो? मास इनटू, जबकि इसका मास कितना है? m। तो इसका मतलब है जब फोर्स इस पर लग रहा है, अर्थ इसे अपनी ओर खींच रही है, तो ये जो फोर्स लगेगा क्या वो इसमें कुछ एक्सीलरेशन पैदा करेगा? यस यस, और इसकी वजह से वो एक्सीलरेट्स टुवर्ड्स द अर्थ। ये क्या होगा बताइए? धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और अल्टीमेटली ये बड़ी तेजी से धरती पे इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, जितनी ज़्यादा ऊंचाई से गिराओगे उतना तेजी से और स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि एक्सीलरेशन भी बढ़ता चला जाएगा। एक्सीलरेशन की वजह से इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। क्या बढ़ता चला जाएगा? और अगर मैं देखो मैं यहाँ से गिरा तो कहीं मरा, और लेकिन अगर 4 मंजिल से गिरा होता तो क्या मैं बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं हो गया? नारियल को ही गिरा के देखो 4 मंजिल से, तो इतनी तेज स्पीड हो जाएगी उसको लेना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ से कोई दे तो कैच भी कर लो, 4 मंजिल से गिरा नारियल आप कैच ना कर पाओगे, क्योंकि उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब है कि when something is dropped or released from certain height, स्वास्तिका, then it is called free fall। इसे क्या कहा जाएगा? अगर कोई चीज जस्ट रिलीज कर दी जाए, देन इट एक्सीलरेट, कम्स डाउन टुवर्ड्स अर्थ। कहाँ आती बोलो? कम्स डाउन टुवर्ड्स अर्थ एंड ड्यू टू ग्रेविटेशन। ये तो बात सही है, लेकिन उसका छोड़ देना क्या कहलाता है बताओ? फ्री फॉल। उसको छोड़ देना क्या कहलाता है? फिर वो अब उसको कहते हैं मुक्त पतन। अपने आप उसको हमने मुक्त कर दिया, वो पतन हो रहा है उसको। सही? हाँ बोलो। वो फ्री फॉल कैसे हुआ जब उसमें मतलब फोर्स लग रहा है? आप एक होता है कि हम फॉल कराना चाहते हैं किसी को, तो एक पकड़ के मारो, वो फ्री फॉल नहीं है। और छोड़ देने पे जो फॉल करे उस फॉल को क्या कहेंगे? एक होता नहीं टप्पा मारेंगे जमीन पे, तो वो फ्री फॉल नहीं है। सिर्फ छोड़ देने से जो गिरे वो उसे क्या कहेंगे? फ्री फॉल। चौथे पेज पे है, लेकिन कोई बात नहीं, जानकारी लोगों को होती है इसलिए भी पूछते। सही, चलो। फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो क्या होगा बताइए? इट कम्स डाउन। कहाँ आएगी? कम्स डाउन टुवर्ड्स अर्थ। ये क्यों होगा? ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, या फिर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ऐसा होता है। और ऐसा बहुत पहले भी हुआ था न्यूटन के साथ, और इस वजह से उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? दैट इज द ग्रेविटेशिया। उनको 3 महीने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फ्लू हो गया था, उनको छुट्टी भेज दिया गया। उन्होंने एक ग्रेविटेशन पे पूरी शोध कर डाली। 3 महीने बोला घर जाओ, यहाँ सबको फ्लू हो चुका। और उनके सर पे सेब क्या गिरा? इस पेड़ से। तो फिर जो इस पेड़ से जो सेब गिरा, नीचे न्यूटन बैठे ही थे अपने घर के बगीचे में, तो उन्हीं के सर पे गिरा। ठीक है, ये सेब जब इनके सर पे गिरा तो फिर इन्होंने किताब लिख डाली, ग्रेविटेशिया। ठीक है, तो ये जो बुक है आपकी, ये पूरी न्यूटोनियन फिजिक्स है। इसका फिजिक्स का पार्ट बता रहा हूँ, चाहे मोशन हो, चाहे लॉज ऑफ मोशन हो,
और चाहे ग्रेविटेशन हो, ये सब पूरा न्यूटन का ही लिखा हुआ है जो आज आप पढ़। सही है, अब आगे देखिए। तो इसलिए नाउ व्हाट डज इट मीन, ये तो ग्रेविटेशन हो गया। व्हाट डज इट मीन बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो संजना, आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या समझती हैं? दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ, अब समझो, मान लीजिए संजना, आपसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर मैंने एक सेब धरती की ओर गिराया, सही है, तो क्या धरती भी सेब की ओर आएगी कि सेब ही धरती की ओर जाएगा? करेक्ट। जैसा संजना ने हम सबको बताया कि दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो जैसे सेब धरती की ओर जा रहा है तो धरती भी सेब की ओर आएगी। ये इनकी सब्जेक्ट पे पता है। शी इज सो नॉलेजेबल। बहुत बड़ी बात है, 9th में इतना कोई जान रहा है तो और क्या चाहिए? बहुत बड़ी बात है। यही इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि सेब धरती कितना सेब की ओर आएगी और सेब कितना धरती की ओर, इसी के लिए चैप्टर है। दोनों ये कैसे इन्होंने बताया, संजना ने कैसे बताया? बोला फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसने उस पर फोर्स लगाया तो वो भी इक्वली लगाएगी। भाई जब हमने जैसे ही बोला ये न्यूटोनियन फिजिक्स है, इनकी आंखों में चमक आ गई। अच्छा, ये एक्शन रिएक्शन वाला पढ़ा सर, वो तो धरती भी आएगी सेब की ओर, ये तो एक्शन रिएक्शन का पेयर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसी पर ये लॉ भी है। सही है। तो अब जरा देखो, दैट इज व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, छोटा हो या बड़ा, दोनों में इक्वल एंड अपोजिट होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट होगा। फिर वो क्यों उतना नहीं आती, इतना क्यों आता है, इस पर हम कैलकुलेशन न्यूमेरिकल पूरे चैप्टर में करते रहेंगे। लेकिन बेसिक चीज समझो, पकड़ के चलो। जितना ये पेन अर्थ पर फोर्स लगा रहा है, अर्थ भी इतना इस पर लगा रहा है। ये अर्थ जितना लगा रही है, ये भी अर्थ उतना ही लगा, इक्वल होगा। ये नहीं होगा कि न्यूटन की एक चीज दूसरे को काटती नहीं है, वो सपोर्ट पे चलेगी। इस पे चलेगी। भाई एक ही आदमी लिखेगा तो सपोर्ट पे चलेगा कि नहीं सारे से? तो क्या लिखेंगे? दैट इज एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। सही है। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट विद ए फोर्स। दोनों में आपस में फोर्स लग रहा है। देख लो दिव्यांश, ये m1 मास है और ये, तो ये दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि पेन को अर्थ अट्रैक्ट करे लेकिन पेन ना अट्रैक्ट करे, तब तो कैसे चलेगा? तब तो एक्शन और रिएक्शन पेयर बना ही नहीं। सही है। तो इस वजह से एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स। एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। जरा चेक करो वो फोर्स कौन सा है, लिखो इस चीज को। एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attracts every other object। अच्छा, वो किसी फोर्स से करेगा, with a force which is proportional to product of their masses। चेक कर लो, अगर ये दोनों चीजें बहुत छोटी छोटी हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स भी छोटा छोटा होगा। मान लीजिए मेरे घर में 2 पिन रखी हैं तो इनमें भी फोर्स लगेगा, लेकिन क्या वो इतना सफिशिएंट होगा कि वो एक दूसरे को खींच लें? तुम टेबल पे 2 पिन रखो, क्या उनमें भी लग रहा है अट्रैक्शन? क्या खींच पा रही हैं? लेकिन बहुत बड़ा हुआ अर्थ की तरीके, तो ऐसे में बड़े बड़े हुए, एक हुआ अर्थ एक हुआ सन, तो बोलो तब क्या वे खींच लेंगे? हाँ खींच लेंगे। देखो अर्थ क्यों सन की ओर पुल्ड है बताओ? इफ मासेस आर मोर देन द फोर्स इज मोर, तो वो किसके प्रोपोर्शनल है बताओ? फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है बताइए? प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यानी मास ज्यादा होंगे, मासेस का मल्टीप्लाई कर दो दोनों मासेस का। इफ मासेस आर मोर
देन द फोर्स विल बी, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इफ मास को बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? छोटे छोटे मास रहेंगे, हल्की हल्की तुम्हारी स्टाइरीन या थर्माकोल की बॉल है, स्टाइरोफोम की, तो नहीं अट्रैक्ट होंगे, लेकिन भारी भारी चीज़ें होंगी, बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडी होंगे, अर्थ हो गया, मून हो गया, तो वो सब अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है बताओ? जितना बोला है, जितना लिखा है उतना ही बोलो सिर्फ तुम। Every object in the universe having equal and opposite. ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो फिर इसमें तो क्या पहन देंगे। हाँ बोलो। Every object in the universe attract each other. ऐसा तो नहीं, चलो और किससे पूछा जाए, मोजी जानते होंगे इस बात को। हाँ बोलो। Every object in the universe attracts every other object with the directly opposite force to their mass. हाँ बोलो। Every object in the universe attracts every other object with the force which is proportional to their masses. देयर मासेस नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और किसी से पूछ लो। ये सब तुमको तो बताना चाहिए था। हेलो हेलो, every object in the universe attracts every other object with a force, ठीक है, which is proportional to product of, सही, which is proportional to product of। देखो वो किसके प्रोपोर्शनल, इसके बीच में डॉट लगा है, डॉट का क्या मतलब है आशना? डॉट से क्या समझती हो? प्रोडक्ट। सो विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर मास बढ़ाया जाएगा दिव्या, तो क्या फोर्स भी बढ़ जाएगा कि फोर्स कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो मास बढ़ा तो फोर्स बढ़ गया। यहाँ तक कि धरती पर एक पेपर पिन उठाने के लिए एक मनुष्य काफी है, एक बच्चा भी उठा लेगा, और वहीं सूर्य पर एक पेपर पिन उठाने के लिए 50 हाथी चाहिए। समझो, सिर्फ मास बढ़ने से कितना होगा, और कितना बढ़ा, यानी अगर ये सन है, अगर ये मटका सन है, तो इसमें पड़ा हुआ सरसों का दाना धरती है। सही, तो यानी कंपैरिजन किया जाए तो अर्थ इतनी है तो उसमें पिन उठाना आसान है, लेकिन इसमें पेपर पिन उठाने के लिए कितना चाहिए? 50 हाथी। और इससे भी बड़ा है अगला जो हमारा नियरेस्ट सन है, वहाँ लाइट 4.5 साल में पहुँचती है, अल्फा सेंटोरी। अगला स्टार सूर्य से 8 सेकंड में पहुँचती है, 8 मिनट 20 सेकंड में। और अगला स्टार कौन सा है? अल्फा सेंटोरी। वहाँ 4.5 साल में लाइट जाएगी, यहाँ 8 मिनट में चली जाएगी। उसमें अगर तुम पेपर पिन उठाना चाहते हो तो 5000 हाथियों, आप समझ जाइए। तो बहुत बड़ी बात कह दी दिव्यानी की सर अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स तो बढ़ेगा। सही है बात कि नहीं? जो गेंद आप ऊपर फेंकते हो 1 सेकंड में नियरली आ जाती है, वही मून में मून उतना बड़ा नहीं है। मून का वजन धरती से 100 गुना कम है। अगर धरती 100 किलो की है तो मून कितने किलो का माना जाए? वो तो ग्रेविटी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं वजन की बात कर रहा हूँ। अगर अर्थ का वजन 10⁻24 है तो मून का वजन 10⁻22 है। कितना है? यानी अर्थ अगर 100 किलो की है तो मून कितने किलो का माना जाए? 1 किलो। सही है कि नहीं? अब जरा देखो, अगर वहाँ बॉल उठाओ तो चाय पी के बात करते रहो, बॉल आ रही, वो आ जाएगी, तब तक तुम चाय भी खत्म कर लोगे। मून गई है, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो वहाँ धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे। सो क्या बात कही दिव्या ने और सबसे पहले संजना ने कही, दोनों की बातों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बात होती है कि एवरी ऑब्जेक्ट, रिपीट करो, which is proportional to product of their masses। मास बढ़ाया जाएगा तो उनके बीच लगने वाला फोर्स भी, सही है। और क्या है, मान लो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो तुमको जिज्ञासा क्या लगता है? मान लो डिस्टेंस दूर कर दो, इनके बीच एक डिस्टेंस है, ये देखो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है बताओ?
इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस ली जाए, सेंटर से सेंटर लेंगे, इसको डी कहेंगे, सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, डी कहेंगे। तो अगर डी बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा बताओ, फोर्स कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। कम हो जाएगा। एक को यहाँ रखो, एक को इन्फिनिटी पे रखो, तुम वहाँ चले जाओ, तो क्या वो उतना अट्रैक्ट कर पाएंगे, पास पास आएंगे तब। मैग्नेट में ही देखते हो, मैग्नेट पास होता है तो कैसे चिपकते हैं, और दूर कर दो तो क्या कुछ उनमें होता है। No, sir. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाई जाएगी तो इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बोलो, एक बढ़े तो दूसरा घटे, जरा देखिए तो, डिस्टेंस ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 2 स्क्वायर of the distance between them, square of the distance between them। यानी ये जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो, रेसिप्रोकल जानते हो ना, 1 कर दो तो उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। तो उसके प्रोपोर्शनल, सिर्फ रेसिप्रोकल ही नहीं करना है, आपको स्क्वायर भी करना है। ये जो डिस्टेंस है आर ना लिख के क्या लिखते हो, इसको डी, क्या लिख दीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमने यहाँ डी डिस्टेंस मानी है। अच्छा, अब इन दोनों को अभिनव कंबाइन करो, एक साथ लिखो तो कैसे लिखोगे, दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ऊपर लिखो और नीचे क्या लिखो, डी स्क्वायर। सही है, इतनी तो बात हो गई कि इट इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब एक बार आप मुझे ऐसा करिए, अभी ना ये बोर्ड पे दिखा दीजिए, फिर आगे की बात बताओ, भूल जाओगे। व्हाट इज न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? Universal law of gravity. Every object in the universe attracts each other with a force which कोई बात नहीं, ये बता देना। Every object in the universe attracts every other object with the force which is proportional to their masses, product of their masses, and inversely proportional to distance. साची बताओ। Every object in the universe attracts every object in the universe attracts every other object with the force बहुत मेहनत लग रही है आपको बताने। हाँ बोलो। अदर ऑब्जेक्ट से क्या लेना देना है? Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. हाँ बोलो। Every object in the universe attracts every other object with the force is proportional to आशीष बताओ। देखिए, तो हमारा लॉ क्या बन गया, दैट इज एफ इज, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, यूनिवर्सली किसके था, डी स्क्वायर के। तो दैट मीन्स आवर फार्मूला इज दिस। लेकिन कभी भी कोई प्रोपोर्शनल होती है, तुमने वैसे भी देखा था कि पिछले चैप्टर में कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो फिर प्रोपोर्शनल ये लिखा था कि नहीं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, तो फिर इज इक्वल टू के एम ए लिखा था, बोलो याद है। Proportionality तो constant. के क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अब इसमें भी इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी निकाल ली, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा। तो इस वजह से दैट इज एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई जी स्क्वायर। तो बोलो जी क्या है, G is proportionality constant and called universal gravitational constant। इसे क्या कहेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G is proportionality constant and is called
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ जी 6.673 into 6.667 क्या है, 673 673 लिखा है, into 10 की power -11 -11। अब इसकी यूनिट देखो नाउ, अब जरा अभी इसकी यूनिट भी देखें, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पी इसी से निकाल लो। नाउ यूनिट ऑफ जी, तो यूनिट ऑफ जी कैसे निकालोगे, यहाँ देखो निकालने के लिए तो ऐसे लिखो, यूनिट ऑफ एफ इज यूनिट ऑफ जी, और ऊपर किसकी किसकी यूनिट बोलो, यूनिट ऑफ एम इंटू यूनिट ऑफ एम अपॉन यूनिट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर। सब जगह मैंने यूनिट यूनिट वर्ड डाल दिया, सही है। बताओ फोर्स की यूनिट क्या है आवेश, बताओ, न्यूटन। इसकी हमें निकालनी है तो इसको ऐसे ही लिखो। हाँ आगे बताइए, यूनिट ऑफ मास केजी, ठीक है, तो 2 मास हैं, और डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, बोलो, किलोमीटर नहीं होती, मीटर चलती है। ऐसा ही सिस्टम कहाँ किलोमीटर कभी लिखे हो, मीटर में ही चलता है सब जगह, पूरे 2 चैप्टर पूरा मीटर में निकाल दिए। अब देखो ये सब यहाँ ले जाओ, न्यूटन ये ऊपर जाएगा उधर, मीटर उसका वो कहाँ आएगा, नीचे, तो ये किसकी यूनिट बन गई, यूनिट ऑफ जी, सही है। ये यूनिट है, इसी को इसके यहाँ लिखो, ये यूनिट हो गई ना जी की, तो जी को जब तुम एक्सप्रेस करोगे तो इसी में तो एक्सप्रेस करोगे, तो क्या लिखेंगे आप बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन केजी स्क्वायर, सही है। ओके, नाउ जी की वैल्यू यूनिट के साथ बताओ। बहुत दिक्कत होती, मैं देख रहा हूँ पापा दूर है तो खूब उन्मुक्त उड़ान भर रहे हो, छोटी छोटी भी चीज़ों में बिल्कुल फ्री हैंड हो। हाँ बोलो, यूनिट वैल्यू के साथ पूछ रहा हूँ, तो जी की वैल्यू यूनिट के साथ बताइए, जी की वैल्यू भी बताइए, यूनिट भी बताइए। चलो नाउ आदिव्या, जी की वैल्यू भी बताओ और यूनिट बताओ। अपॉन जी की वैल्यू बताओ। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या? Every object in the universe attracts every other object in the universe with force कितनी बात हो गई। अब आगे देखो, मान लीजिए दैट इज नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस फोर्स की बात कर रहा हूं, अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर ये दोनों चार्जेस हैं, चार्ज समझते हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, बोलो। हाँ अनुष्का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज फोर्स एक्टिंग। फोर्स किसमें एक्ट कर रहा है? एक्टिंग बिटवीन चार्जेस, बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू चार्जेस, बिटवीन टू बॉडीज या टू पार्टिकल्स, ड्यू टू किसकी वजह से बोलो?
चार्जेस। अच्छा ये मुझे बताओ दिव्या, ऐसा हो ये अट्रैक्ट कर रहा नॉर्थ और साउथ पोल, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को क्या कहोगी? मैग्नेटिक फोर्स। ये कैसा फोर्स है? ड्यू टू मैग्नेटिज्म की वजह से लगे तो क्या कहलाएंगे? Magnetic force. दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। नाउ दीपिका, अगर फोर्स दो चीजों में उनकी मास की वजह से लग रहा है तो उस फोर्स को क्या कहोगी? दिक्कत तो बोलो, आप बताइए संजना। और चार्ज की वजह से लग रहा है और मैग्नेटिज्म की वजह से लग रहा है, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर मास की वजह से लग रहा है, मास का ही तो खेल है सारा, बताया करो। या कोई शाही रहने के लिए संकोच करती क्या? बताया शाही नेचर की हो लग रहा है, सही है। संकोच किस बात का करना है? मास की वजह से चैप्टर पढ़ना तो बताओ, है ना। अब आगे की बात समझो। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में साची आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आपने दो कॉस्को की बॉल हवा में रखी और पानी में डाली, तो बोलो पानी में उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा कि हवा में? करेक्ट। जैसा कि साची ने हम लोगों को बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। बोली चाहे सर हवा में रखो चाहे पानी, ये बहुत बड़ा शोध है। हो सकता है न्यूटन इनके क्लोज रिलेटिव हों, इतना कैसे ही जानते हैं भाई? इतना कैसे जान रहे हैं? हम लोग तो नहीं जानते, ये कैसे जान गए? तो बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि उनके बीच हवा रख दो, पानी रख दो, तेल रख दो, कुछ भी रख दो, इट इज इवन वैक्यूम भी क्यों ना रख दो, फ्री स्पेस, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट। तो पहला नेचर क्या है बताओ? दैट इज नेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। उसमें मीडियम से नहीं होगा। फोर्स इज सेम वेदर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, वेदर इट इज इन वाटर या फ्री स्पेस हो। हम हो जी, मान लो ये एक मास है 1 किलो का और ये दूसरा मास है, तो अलग अलग ये मासेस हैं, तो क्या ये इस प्रकार से इसकी तरफ आएगा कि नहीं आएगा अट्रैक्शन की वजह से? करेक्ट। आप भी बताओ रोहित, बोलो। रोहित ने सही कहा, कह दिया नो। बहुत बड़ी बात कही रोहित। रोहित ने नो क्यों कहा? अब इस पर देखो, बहुत बहुत बड़ी है, ये गहरा नो है, छोटा मोटा नो नहीं है। रोहित ने कहा सर आपने तो बताया और हम पहले से भी जानते हैं कि ये सेंट्रल फोर्स है सर, वो वहां क्यों जाएगा? सेंटर टू सेंटर की तरफ चीजें आएंगी। बहुत बड़ी बात बताई। बोला वहां क्यों जाने लगा? दो मैग्नेट है, अगर तो पास आने वहां चला जाऊंगा, ऐसे भागेगा क्या? अरे आना तो टकराएंगे मैग्नेट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? इट इज सेंट्रल फोर्स। अगर अर्थ को जाना है तो सन के बीच में जाके टकराएगी। इवन ये मैं पेन छोड़ता हूँ तो कहाँ भागते बताओ? करेक्ट। अगर तुमको धरती का केंद्र पता करना है तो पेन छोड़ के देख लो, ये पेन यहाँ नहीं भागेगा, यहाँ नहीं भागेगा, इसके सेंटर को मिलाओ, उसको मिलाने वाली जो लाइन है ये वहां भागेगा, या ये पेन जहां गिरे इसका जो पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री है उसी के नीचे चले जाओ, तुमको धरती का सेंटर मिल जाएगा। कहीं और खोदने की जरूरत नहीं है, बस ये पेन जहां गिरा खोदते चले जाओ, मिल गया। बोलो समझ में आ गई? तो अब हम लोग दूसरी बात तो हम लोग को रोहित ने बताया, क्या बता दिया बताओ? ये कैसा फोर्स है? Gravitational force is central force. That means the line of action of force is along the line joining the center of masses. कहाँ है उनका जो फोर्स का डायरेक्शन है बताओ? Center of masses. So direction of force कहाँ है बताइए? F on 1/2. इसे क्या कहेंगे? Force on 1. और by किसकी वजह से? ये क्या है बोलो? On 2. बोलो बात सही है? तो फोर्स क्या चीज है? इस पर इधर लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है, दोनों ही तो अट्रैक्ट होंगे। तो इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स है, इट एक्ट्स। कहाँ एक्ट करेगा? अविश
along the line joining their centers. Along line joining their centers. आगे की बात देखो, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़े यूनिवर्स में न जाने, और ऐसा भी नहीं है ये एक्सपेंड कर रहा है। ये बिग बैंग थ्योरी आपने नहीं पढ़ी तो आगे पढ़ लोगे, ये एक्सपेंड करता जा रहा है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, सब दूर दूर जा रही हैं। तो इस तरीके से जो एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें सारी सेलेस्टियल बॉडी दूसरे को, आकाशीय पिंड जो है ना स्पेस में, उनको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, और जो जमीन पे हैं उन्हें क्या कहते हो रोहित? टेरेस्ट्रियल बॉडीज। बहुत क्लियरली बताते हैं हर चीज़ में, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है एक्चुअली। ये चीज़ें ग्रीन शर्ट पहन कर आते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे देखो, इन्होंने क्या बताया, जो जमीन पे है वो टेरेन है, जमीन को टेरेन कहते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल बॉडी, और जो आकाश में है सेलेस्टियल बॉडी। कैसी है? सही है। तो एनी बताओ दीपिका, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये टेरेस्ट्रियल बॉडी के बीच लगता है कि सेलेस्टियल बॉडी के बीच लगता है, या फिर एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बीच लगता है? किनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है? बोलो जी किसा? सब में, क्योंकि मास तो सभी में है, तो इसलिए जिनके बीच मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वहां भी ग्रेविटी है। अब ये दोनों भाग किसकी वजह से रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन इनके बीच एक अट्रैक्शन भी होगा, वो ग्रेविटी की वजह से होगा। तो जो उनमें डोमिनेट कर जाएगा उसकी वजह से, या तो दूर भाग है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट कर गया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बता दी जी किसानी, कि जिसमें मास है, और मास तो सभी में है, एनीथिंग विच इज इन यूनिवर्स इट हैज मास। सही है। तो इसलिए ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है? छोटी से छोटी डिस्टेंस से लेकर बड़ी से बड़ी डिस्टेंस तक काम करता। बोलो सही बात है। तो ये कैसा बताइए? इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, 4 एप्लीकेशन आपकी बुक में दिए हैं, वही लिखे हैं। कौन कौन से हैं? इसका उपयोग क्या है, हम मतलब कहाँ कहाँ इसे यूज करते हैं? नाउ दैट इज, इसके 4 एप्लीकेशन है, पढ़ो। अगले पेज पे दिए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको ऐसे भी कहा जाता है, वरना आपके यहाँ बुक जब आएगा एग्जाम में क्वेश्चन तो ये आएगा राइट एप्लीकेशंस, इसके उपयोग भी। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या ये भी कहा जा सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज, अब देखिए पहली चीज, द फोर्स बाइंड्स अस। ये फोर्स हमें क्या करता है? बाइंड्स अस टू अर्थ। ये बहुत जरूरी चीज है कि ये हमको बाइंड कर रहा है। नहीं तो ऐसा कभी हो सकता था कि माँ अपने बच्चे को प्यार से उछाले, पता चला बच्चा इस पे एक बार उछाल दिया तो बच्चा यहाँ से निकल गया। वो चीज़ यहाँ नहीं है, वो उछालेगी तो हाथ में आएगा। बड़ी बात है कि नहीं? नहीं तो अगर बाइंड ना करता तो उछालने में निकल जाता, ग्रेविटी खींचती ही ना उसको। बोलो बात सही कि नहीं? बच्चे खेल खेल में बॉल उछालने चली गई, पता चलता है नहीं ऊपर आई नहीं, तो क्या खेल पाओगी? खेल। तो ये फोर्स क्या करता है बताइए? एक है कोई क्या? चलो आगे का देखो,
पहली चीज क्या है, इट बाइंड्स अस, जो भी चीज ऊपर फेंकी जाएगी वो नीचे आएगी। दूसरा, मोशन ऑफ मून अराउंड द मोशन ऑफ मून around the earth। तो अर्थ जो है, हाँ ये चिकित्सा के पेरेंट्स आए। अब देखो ये जो अर्थ है ये किसके चारों तरफ घूम रही, बोलो सन। ये जो अर्थ घूम रही है, घूमते घूमते घूम रही है, तो मालूम होगा ना अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व कर रही है। अपनी एक्सिस क्या कर रही है, दैट इज अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। और अर्थ ये सन के चारों रिवॉल्व कर रही है, सही है। ये रोटेशन है और ये रिवोल्यूशन है। अच्छा, लेकिन इसके चारों तरफ कौन मूव कर रहा है, मून। तो मून इसके चारों तरफ है, तो इसका भी मोशन है। मून का मूवमेंट जो है वो भी ग्रेविटेशन की वजह से, और अर्थ का अराउंड सन, इसका भी जो रिवोल्यूशन है इट इज आल्सो ड्यू टू ग्रेविटी, सही है। तो लिखो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तीसरी चीज क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स around the sun. अराउंड द सन। और चौथी चीज, तुमको ऐसा लगता है क्या कि कभी अगर मून यहाँ आ गया तो इसकी वजह से यहाँ का जो पानी है वो ऐसे उठ जाता होगा सी का, कि नहीं लगता, हाई टाइड। लगता है। इस चीज को टाइड कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइड। जहाँ जहाँ मून जाता है तो वहाँ वहाँ का वो पानी क्या करेगा बताओ, उठ जाएगा। हाँ? पानी हाई टाइड, पानी 1 मीटर ऊंचा उठ जाएगा समुद्र का। ये देखो कि सन इज वेरी वेरी लार्जर, ठीक है, बहुत ज्यादा उसका मास। एक सन का जो मास है वो 10⁻⁶ टाइम्स, 1 मिलियन गुना ज्यादा है। अर्थ का मास तो मून से सिर्फ 100 गुना ज्यादा है, लेकिन सन का मास अर्थ से 10 लाख गुना ज्यादा। कितना ज्यादा है, 10 लाख गुना ज्यादा, सही है। जैसे घड़े में एक रेत डाल दी जाए, ऐसी अर्थ है सन के साथ। अब आगे की बात देखो, दैट मींस चौथी चीज हमने क्या बताई थी कि जो टाइड्स आते हैं, टाइड्स का मून की वजह से आते हैं कि सन की वजह से भी आते हैं, करेक्ट। जैसा कि अभिनव ने बताया कि सन और मून दोनों की वजह से ही टाइड्स आते हैं। भाई सन भी ऊपर आएगा तो क्या वो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, तो जैसे मैंने वीडियो मून का दिखाया वैसे सन के भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, हाई टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। या तो इन्होंने बुक में देख के बोला होगा, भाई ये इंटेलिजेंट है, बुक में लिखा था, वो चौथी एप्लीकेशन उसी देख के बोल दिया होगा। दैट इज हाई टाइड्स ड्यू टू सन एंड मून। अब जरा देखो एग्जाम्पल 10.1 देखिए। 9. ओके सॉरी, पुरानी हो गया। 9.1 देखो। एग्जाम्पल 9.1 देखो। अभी तुमको मैंने साइज का कंपैरिजन बता दिया है, अब उसी के बेसिस पर देखो 50 मून तो उसी में दिखा दिए थे। तो बताओ मास ऑफ अर्थ क्या है, ये आपको डेटा याद रखना है, ये काम का है। कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट टू लर्न दिस डेटा। मास ऑफ अर्थ ये है, और मास ऑफ मून समझना क्या है, मून का भी तो बताइए। 7.4। डेटा तो लगभग, डिजिट तो लगभग कंपेरेबल है, लेकिन पावर में 2 का कमी आ गई, इसका मतलब है 100 गुना कम है। भाई 2 पावर बहुत होती है, 100 होता है, 100 से मल्टीप्लाई करो तब ये बनेगा, सही। अच्छा, इनके बीच की बोलो, धरती और चंद्रमा के बीच की कितनी डिस्टेंस है, 3,84,000 किलोमीटर। धरती और चंद्रमा कितने दूर है, दैट इज इफ दिस इज, अच्छा ये देखो, दिस इज अर्थ और दिस इज मून, इसका डायामीटर इसका 1/4 है,
अगर अर्थ इतनी बड़ी तो 1/4 ही उसका डायमीटर, 1/4 साइज 1/4 सही। वो अगले क्वेश्चन में आएगा, लेकिन अभी हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी हम मास पे ही ध्यान दे रहे हैं। अर्थ और मून ऐसा सरफेस है जैसे कोई राख ना हो, भट्टी से निकली राख देखी कैसे उड़ती है, एक पत्थर मार दो तो धूल ही धूल हो जाए, ऐसी सरफेस है, ठीक है। और इतना शांत है कि जो राकेश शर्मा के फुटप्रिंट है आज भी वहां मौजूद। उधर कोई एडवर्स नहीं। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बताइए 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। डिस्टेंस है 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। लेकिन आपको अविश की बात नहीं माननी है। अविश ने कहा था किलोमीटर में ले लेना सर, ऐसा यूनिट मिसगाइड हो जाओगे अगर मानोगे, मीटर में ही लो, सही। तो मीटर में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताओ, किलोमीटर से मीटर कैसे बनाओगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.84 into 10 to the power 5 into 10 to the power 3, 1000 से मल्टीप्लाई किया जिगिशा, ध्यान दो, सही है। किलोमीटर से मीटर कैसे बनाती हो, 1 किलोमीटर इज 10 to the power 3 मीटर, सही। 1 किलोमीटर क्या है, 10 to the power 1000 मीटर होता है कि नहीं। यानी ये समझ में आया कि नहीं, कि दूसरी तरीके से बोलो संजना, एक तो दूसरा समझ। अच्छा, ये किलोमीटर है, इतना ही लिखो। तुम ये मुझे बताओ कि क्या 1 किलोमीटर और 1000 मीटर एक होते हैं, ये बोलो, ये तुम्हें बात समझ में आई। तो दिस बाय दिस करो तो 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों एक हैं। अब किसी में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या तुम्हें ऑब्जेक्शन है, नहीं ना। तो मैंने कर दिया, अब इस किलोमीटर को किलोमीटर से कट कर दो और मीटर में आ गया कि नहीं आ, ठीक। ये भी तो सही है, यूनिट फैक्टर मेथड, जिसे क्या कहते हैं। तो पूरा टेकी लगा रहते हो, पापा कहते हैं कुछ बोलो नहीं हमारी बिटिया को, लेकिन मैं भी क्या करूं, मार्क्स ना लाओ लेकिन एक तरीके जेस्चर तो मेंटेन करो। दैट इज 5 और 3 10 to the power 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा 10 to the power 8 मीटर हो गया कि नहीं, इतनी बात हो गई कि नहीं। अब जरा देखो, दैट मीन्स आपको फोर्स निकालना है इनके बीच। और जी की कितनी वैल्यू दी है, जी भी देखो 6.7 into 10 to the power 10 to the power न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg माइनस 2। नाउ फोर्स का बिना क्या फार्मूला है बोलो, Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। G into mass 1 into mass 2 upon d square. सही है। दैट इज G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, और अपॉन क्या लिखोगे, डी स्क्वायर, जो उनके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने मीटर में बदल लिया है, बाकी ये तो ऐसा ही सिस्टम है ही। जी की वैल्यू रखो, जी का इन्होंने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू दी है। M1 देखो, मास ऑफ अर्थ कितना दिया है, 6 into 10 to the power 24, और मास ऑफ मून कितना है 22। हाँ, नीचे स्क्वायर जरूर करना, 3.4 into 10 to the power 8 का स्क्वायर, सही। चलो अब इसमें डिजिट एक तरफ लो, नाउ देखिए 6.7 एक तरफ लो, 6.7 भी एक तरफ लो, 6 भी एक तरफ लो, 7.4 भी, और साथ में नीचे स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। 3.84 का स्क्वायर करो, यानी 2 बार लिखो, 3.84 और 84, और पावर भी 2 बार लिखी जाएगी। 10 to the power 8 का स्क्वायर, बोलो पावर पर पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई जाता है, और ऊपर सब पावर को ऐड करो, 10 की पावर -11 प्लस 24 प्लस 22, तो ये 46 हो गया। अब 46 में से जरा -11 करो, तो 46 में से 11 माइनस करो 35। नाउ 10 to the power 35, और नीचे कितना आ गया, 8 का मल्टीप्लाई 2 से 16। अब देखो ये 2 डेसिमल है, राइट से काउंट करो, कितने डेसिमल है,
अगर तुम यहाँ से इसको हटाओगे अभी ना, तो ये और ये 2 डेसिमल जाएंगे। देखो राइट से 1 डेसिमल और राइट से 1 डेसिमल, ये 2 डेसिमल, सही है। अब हमारे पास क्या क्या हो गया, 67 हो गया, 6 हो गया, यहाँ क्या हो गया। 74. अगर तुम यहाँ वाला भी डेसिमल हटा दो तो ऊपर 100 लिखा जा सकता। 2 डिजिट पहले डेसिमल हो, उसे हटा दिया जाए तो ऊपर 100 होगा कि नहीं। अच्छा ये 384 है और इसमें तुम 384 ही लिख दो। ऐसा करने से तुम्हें क्या करना चाहिए, 100 कर दिया, सही है। ऊपर की चीज ऊपर हो गई, नीचे की चीज नीचे, ऐसा सब कर दिया। अब आगे देखो, अब देखो, अब इसको जो डिवाइड करना डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड होगा, दैट इज 2, ये 37 हो गया, इससे करो 192, 6 से कट करो, 6 से तो नहीं होगा, 2 से ही कट करो, तो ये 3 हो जाएगा, ये करो, देन हाउ मच इट विल बी, 2 से करिए, 2 9 या 18 और 2 6 या, तो कट जाएगा क्या, 3 से कट ही जाएगा, काट दो। दिस इज 32 हो गया। अब कोई चीज किसी से भी नहीं करता, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बोलो, 67 और 37 मल्टीप्लाई करो, 67 और 37, 3 से करो, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 और 2 20, so 9742, तो कितना आ गया बोलो, 2479, 2 जीरो भी लगा दो, उधर के 2 जीरो भी इधर रखो। अच्छा इनका मल्टीप्लाई करो, 384 और into 32, पहले 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 3 से करिए, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 13, 8 8, तो कितना आ गया, 14288, 14288। अब पावर में आ जाओ, बोलो अगर मैं 10 की पावर 35 में से 16 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 10 to power 9, कितना माइनस को आ रहा है, और भी है नीचे कुछ क्या, इसी से जो आएगा वो आएगा, 35 है और 16 है तो 19 आ रहा, माइनस में नहीं है, ये बड़ा है ना, तो कितना आ जाएगा। और इन दोनों को और 2 से कट करो, 2 से और कट करो। सर हाँ सर आपने मल्टीप्लिकेशन में 4 कैरी किया है, हम्म? 3 8 जा 24 होता है ना, तो आपने मल्टीप्लिकेशन में 4 कैरी ये किया, ना 3 8 जा 24 होता है। 3 8 जा 24, तो 25 किया, ये गलत कर दिया ना, 3 जा 24 तो 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 9 to 11, तो कितना आ जाएगा 1, और सही है 12288 से क्या लिखें, अच्छा बताया आपने, तो अभी फिर नहीं आता, बहुत मुश्किल हो जाती है। अब इसको 2 से कट करो, 2 से कट करोगे तो क्या होगा, 2 6 जा 2 1 जा 4 4, 2 से इसे भी कट करो, 1 2 3 19 है तो 2 9 जा 18 और 5 हो गया, 0 हो गया, फिर 2 से कट करो, तो दैट इज, इसे करो 2 3 जा 6 चेक करो। अब 2 डिजिट एक साथ ले रहे हो तो 0 लगाना पड़ेगा, 2 एक साथ नहीं ले सकते हो, तो 2 से करने पर ये, अब इसको 2 से कट करो, दैट इज, इसे कट करो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, अब नहीं कट होगा, अब हो पाएगा 3072 से, 3072 से किसमें बात करते, देखो आप यहीं पे कट कर लेना, मैंने बाद में क्या ये गड़बड़ी की है, तुम यहीं कट कर लेना, ये इससे कट हो रहा है ना, तो कट करना हो कट कर लेना, लेकिन तब भी तो यहाँ मल्टीप्लाई में आसानी होगी, तो आपकी मर्जी, फिर क्यों किया 25 आएगा, फिर 25 से भी मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो आपको काम करना ही पड़ेगा, ऐसा बच नहीं सकते ना आप। अब देखो 61975, तो ये कितनी बार जाएगा, क्या 2 बार जाएगा अनुष्का, चेक करो कि नहीं जा पाएगा, चला जाएगा, फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, ये कितना बचा
चेक करो 5 3 5। अब यहाँ डेसिमल लगाओ क्योंकि अब तो नहीं जाएगा, और एक 0 बढ़ा दो। सही 535, इससे तो नहीं जाएगा ना 535, तो डेसिमल लगाए और एक 0 बढ़ा देते हैं। अब 1 टाइम्स जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स से जाओ 3072, ठीक है 3072। तो कितना बचा? 8 बचा। यहाँ कितना बचा? 14, 4 बचा था, एक कैरी किया, 7 बचा, 8 किसको दे दिया ना, तो 14 है। अब ये बचा 2 है और 1, ये सही है। डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ाओ, वैसे 3 4 जा 12 होता है, बस 4 लिख दो। 2.14। बुक में क्या आंसर आया? 2 पॉइंट कितना दिया है? 02। सही है 2.02 दिया ना। अब हम इसका मल्टीप्लाई फिर एक बार करके देखते हैं, एक्चुअली इससे भी करके देख लें क्या आप लोगों ने किया हो तो पता चले। चलो ना, अब देखिए कि थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। 67 into 37 कितना आ जाएगा? 2479 आया है, सही है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया है? किसी से नहीं किया, 2479 की हुई। और नीचे क्या क्या है? 384 into 32, तो 12288 आया, वो भी सही है। तो फिर तब तो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब इनका जरा डिवीजन भी देख लें, सही है। तो अब इसका मतलब ये सही आया है, तो 247900 डिवाइडेड बाई 12288, तो डिवाइडेड बाई किया गया ना, चलो इसे हटा दो, ये फालतू है। 247 है। अब इसका आंसर देखो तो कितना आ रहा है? 20.17। हमारा कितना आया? एक यहाँ एक थोड़ी सी गड़बड़ी की है, एक डिजिट अभी उतारा है, जब नया डिजिट उतारी ये गड़बड़ी की है, यहाँ से हमने सवाल ही गलत कर दिया डिजिट। जब यहाँ कितना बचा था बोलो? 3, और ये कितना है? अच्छा, अब एक डिजिट उतारो फिर भी ना जाए तो 0 नहीं बढ़ाते, ये तो गलती हमारी है। तुमने नया डिजिट उतारा और नहीं गया तो 0 बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? तो अब इसे बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अभी उतारने पे नहीं जा रहा है तो मैंने 0 बढ़ा दिया, लेकिन अब डेसिमल लगा के एक और 0 बढ़ाओ। अगर आगे करना चाहते हो, डेसिमल में चाहते हो तो डेसिमल लगाओ, एक और 0 बढ़ाओ, सही है। तो क्या होगा बताओ? कितनी बार गया था? 1, तो 1 में कितना आया था? 3072, दैट इज 8। यहाँ क्या आया था? 7 और 2 और 1, ये आ गया कि नहीं? यही छोड़ दो, यही तुम्हारी बुक में इतना ही। बस वो गलती ये करती 5 उतारा तो मैंने 0 नहीं, सही सर अच्छा। अब मुझे बताओ, हाँ बोलो। इसमें 2.02 into 10 to the power 20 है। वो तो कर देंगे, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? वो तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन, वो तो हमारे आपकी आपसी समझ की बात है। यहाँ 10 इसमें से बाहर निकालो, इसमें डाल दो, उससे क्या जाता है? वो तो क्लास 7th की बात है, हम लोग 9th में आ गए, है बात की नहीं? 10 इसमें से बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा बताओ? 2.0 भाई 10 बाहर निकालो। तुम ये समझते हो कि नहीं इसको कहते हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है। अब वो 10 उसको डाल तो कितना हो जाएगा? 2.01 into 10 to the power 20। चूंकि ये फोर्स है तो इसे क्या लिखा जाए? न्यूटन। अब आपसे 2-3 चीजें पूछनी। पहली चीज स्टेट, पहला सवाल क्या है? स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ 0.01